नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि वर्ण जो होता है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। उसमें हम लोगों ने यह भी जाना था कि उच्चारित ध्वनि का सबसे छोटा इकाई जो है वह स्वनिम भी कहलाता है। उसे अंग्रेजी में हम लोग फोनिम भी कहते हैं। आज हम लोग शब्द विचार जो है इस पर बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी जो है वह है क्या, या शब्द जो है वह क्या है। तो मुख से निकलने वाली ध्वनि से वर्ण और वर्ण से बनते हैं। यह जो मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होता है, जो भी ध्वनि है, वह वर्ण और वर्ण को जोड़ करके हम लोग बनाते हैं। जैसे क, म, ला। का वर्ण है, मा वर्ण है और ला। तो सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ करके क्या बन गया, कमल। तो वर्ण और क्या बोला जाता है इसमें, क्या होता है इसमें शब्द में, तो वर्ण और वर्ण को जोड़ करके एक इसको निर्माण किया जाता है, इसका बनाया जाता है। और यह जो पढ़ा जाता है व्याकरण में, तो इसमें किस में पढ़ा जाता है इसको, इसके बारे में, या फिर शब्द के प्रकार के बारे में, या फिर रूपांतर के बारे में, या व्युत्पत्ति के बारे में जो हम लोग जानते हैं, वह किस में जानते हैं, तो शब्द विचार जो है उसमें हम लोग इसको जानते हैं। यह जो वर्ण होता है वह क्या होता है, यह जो वर्ण होता है वह वर्णों के मेल से बनता है। सॉरी, शब्द जो होता है वह क्या होता है, वर्णों के मेल से बनता है। और वही शब्द होते हैं जो क्या होंगे, सार्थक भी होंगे। वर्णों के मेल से तो बहुत कुछ बनते हैं। जैसे कुछ भी अगर लिखें हम लोग यहाँ, मट, मठ, लेकिन मठ जो है वह क्या शब्द है क्या, तो यह शब्द नहीं है। इसलिए शब्द नहीं है क्योंकि यह जो है वह कोई अर्थ नहीं दे रहा है। यह सार्थक नहीं है। अर्थात जो शब्द होंगे वह क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, तभी वह शब्द कहलाएंगे। सबसे पहले शब्द जो होगा वह वर्णों के मेल से बनेगा, और वर्णों के मेल से बनने के बाद वह क्या, सार्थक होना चाहिए, अर्थात उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अगर हम जैसे कोई शब्द का नाम लेते हैं, वैसे हमारे मन में क्या होता है, एक इमेज बन जाता है, एक पिक्चर बन जाता है। जैसे अगर बात करें गाय का, जैसे गाय का नाम लिए वैसे क्या है, हमारे मन में एक तस्वीर बन जाता है, पिक्चर बन जाता है, गाय का पिक्चर बन जाती है। तो शब्द क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, और शब्द जो है वह क्या है, वर्णों के मेल से बनता है। जैसे यहाँ पे दिए गए हैं शब्द जो है वह गाय है, और गाय जो यह शब्द बना है, गाय कहने से हम लोग के मन में जो पिक्चर आ जा रहा है वह किससे बना है, तो गा, हल प्लस अ प्लस अंत से अ प्लस अ। तो यह सबसे मिल करके यह बना है। देख रहे हैं गांव में जो है आ की मात्रा है, आ की मात्रा हम लोग पढ़ चुका है, इस तरह का होता है जो गांव में लगा हुआ है। उसके बाद अंतस्य आ है, यह जो है अ हलंत है, अर्थात यह आ जो है वह व्यंजन है। यह आ क्या है, व्यंजन है। इसके साथ क्या है, आ जुड़ेगा तो यह पूरा हो जाएगा, तो यह अब पूरा हो गया, बन गया गाय। उसी प्रकार का अन्य शब्द जो है, पक्षी का नाम भी देखेंगे
या फिर थैला का नाम जो है, वस्तु का नाम जो है थैला, या पक्षी का नाम मोर है, या जानवर का नाम गाय है, इसको अगर हम लोग खंड खंड करके देखें तो हम लोग इसमें पाते हैं कि यह जो है वह वर्णों के मेल से बना है। वर्णों का जब सार्थक मेल किया जाता है तभी क्या है, शब्द बनता है। वर्णों को जब हम लोग सही ढंग से, सही कर्म से वर्णों को सार्थक समूह में लिखते हैं तभी वह शब्द कहलाता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह क्या है, शब्द कहलाते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के, या तो यह एक हो सकता है या फिर इससे एक से अधिक हो सकता है, और उसके मेल से बना हुआ जो सार्थक, यह भी ध्यान रखना है हम लोगों को, सार्थक बोला जा रहा है, सार्थक जो होगा और सार्थक समूह होगा, सार्थक क्या होगा, समूह में होना चाहिए वह समूह, तो वह क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। अब जान लेते हैं पद क्या है। पद जो है वह क्या है, पद तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय के रूप में कार्य करता है। पद क्या होता है, वाक्य में, वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी शब्द पढ़ रहा है, जो हम लोग जब शब्दों को मिलाते हैं, शब्दों का सार्थक मेल करते हैं तो उससे वाक्य प्राप्त होता है। तो वाक्य जो है, वाक्य में क्या क्या होता है, संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, क्रिया हो सकता है, अव्यय हो सकता है। तो यह सब के रूप में कार्य करता है, या फिर और लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारक उसका रूप बदल जाता है, तब वह शब्द ना रहकर पद कहलाता है। क्या है पद, तो पद जो है वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के रूप में, अव्यय के रूप में वाक्य में काम करता है, और लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण उसमें क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। जैसे लिंग के कारण कैसे बदलाव हो जाता है, लिंग हम लोग जानते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, तो उसके कारण बदलाव हो जाता है उसमें जो शब्द है। जैसे अगर बात करें लड़का, तो इसका यह पुल्लिंग है, वहीं इसका स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, लड़की, या स्त्रीलिंग में हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, यह सब के कारण क्या है, चेंज हो जाता है, लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण चेंज हो जाता है, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय के रूप में काम करता है, किसमें, वाक्य में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे, भोजन राजू कर रहा, यह क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। भोजन राजू कर रहा क्या है, यह शब्द हो जाएगा अलग अलग। लेकिन पद क्या हो जाएगा, राजू भोजन कर रहा है, यह क्या है, एक सेंटेंस में आ गया है, इसका रूल है, जिस तरफ परिवर्तन होना है वह हो गया है रूल के अनुसार। तो दोनों में कुछ न कुछ तो अंतर दिख रहा है हम लोग को। यह थोड़ा जो है वह केवल शब्द को लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन इसको क्या है, सजा करके जो नियम है उसके आधार पे यहाँ पे लिखा गया है। तो पद जो होता है वह क्या होता है, उसको हम लोगों ने अभी यहाँ जाना। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसी को पद कहते हैं। एक लाइन में इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो
शब्द का प्रयोग जो होता है हम लोग वाक्य में करते हैं तो वही क्या होता है, पद होता है। अब हम लोग देखेंगे शब्दों के वर्गीकरण। जो शब्द है, शब्द अभी हम लोगों ने जाना क्या है, वर्ण वर्ण के मिल करके जो बनता है और उसका सार्थक मेल होना चाहिए तब वह शब्द होता है। पद भी हम लोगों ने जाना, पद क्या होता है, जो हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं, शब्द को जो वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग पद कहते हैं। अब है कि जो शब्द है वह विभिन्न तरह के जो है हमारे हिंदी में, वो शब्द को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं। अब उसको हम लोग देखेंगे। तो मुख्यतः इसको जो है वह क्या है, 4 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः इसे क्या है, 4 भागों में क्या है, बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया है? शब्दों का वर्गीकरण जो है वह 4 भागों में किया गया है। फर्स्ट जो है वह उद्गम उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे, तीसरा अर्थ के आधार पे और चौथा प्रकार के आधार पे। यह 4 भाग किए गए हैं। और यह 4 भाग जो है इसका भी कुछ कुछ भाग किए गए हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो है उद्गम के आधार पे इसका 4 भाग किया गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। रचना के आधार पे भी इसका 3 भाग किया गया है। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भाग होता है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। वहीं अर्थ के आधार पे इसका जो भेद है वह देखेंगे तो यह सब जो है इसका अर्थ के आधार पे है। और अर्थ के आधार पे यह इसको 2 भाग में पहले बांटा गया, सार्थक अर्थ और निरर्थक अर्थ। और उसके बाद फिर इसको सार्थक में यह सब आ जाएंगे आपका। फिर प्रयोग के आधार पे 2 भाग में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम लोग इसको एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले क्या है, जो उत्पत्ति के आधार पे जो है उसको भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ 4 भाग में उत्पत्ति के या उद्गम के आधार पे इसको 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया था देखा था, तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज। यह सब भागों में बांटा गया है। अब एक एक करके हम लोग इसको जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है, तत्सम है। सबसे पहले जो है वह क्या है, तत्सम है। तो तत्सम को जानते हैं सबसे पहले। यह जो तत्सम है वह संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो क्या है, ज्यों का ज्यों, ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं हमारी जो हिंदी की जननी है वह क्या है, संस्कृत है। तो यह जो संस्कृत है वह हमारी हिंदी भाषा की जननी है। तो उससे कुछ जो शब्द हैं हूबहू बिना बदलाव किए हुए हिंदी में आ गया है। बिना बदले हुए क्या होता है बिना बदले हुए हिंदी में जो आ गए हैं शब्द वह क्या है, तत्सम कहलाते हैं। तत्सम क्या बोल रहा है, ज्यों का त्यों, अर्थात तो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और हिंदी में उस तरह का शब्दों को प्रयोग करते हैं तो वह सब तत्सम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। एग्जाम्पल है चंद्र या दीपक, पृष्ठ, परीक्षा, पादप, अश्रु, आम्र, कार्य, गिरह। यह सब जो शब्द है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जिस तरह संस्कृत में प्रयोग किया जाता है उसी तरह हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। अब है तत्भव। तो तत्भव जो है वे वैसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्दों से परिवर्तन होकर के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। यह क्या है, संस्कृत तत्भव में क्या होता है,
संस्कृत भाषा में वह शब्द जो था वह धीरे धीरे हिंदी में आते आते उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। लेकिन उसका मीनिंग जो है, अर्थ जो है, वह लगभग क्या है, बराबर ही है, सेम है। तो उसी को हम लोग तत्भव शब्द कहते हैं। तत्भव शब्द उसको कहते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द में क्या है, कुछ परिवर्तन आकर उसमें परिवर्तन आ गया है और उसको हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या है, तत्भव शब्द कहते हैं। जैसे कान, कौआ, घी, दांत, दूध, जीभ, आँख, पौधा, ऊँट, पत्ता, यह सब जो है वह तत्भव शब्द होंगे। यहाँ पे और कुछ दिए गए हैं तत्सम और तत्भव शब्द भी। जैसे तत्सम जो है, अर्थात संस्कृत वाली जो शब्द हिंदी में आ गई है वह जो है अच्छी, और हिंदी में आकर के यह तत्भव में क्या हो गया है, आँख हो गया है। दोनों का अर्थ जो है वह सेम है, लेकिन यह जो है हिंदी में आते आते क्या बन गया, आँख बन गया। तो हिंदी में आते आते शब्द में परिवर्तन जो हो गया उसको हम लोग तत्भव कहेंगे, और जो हूबहू हम लोग हिंदी में भी वैसा ही प्रयोग हो रहा है और संस्कृत में भी वैसा ही शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो उसको हम लोग तत्सम कहेंगे। जैसे अक्षी का तत्भव जो आँख हो जाएगा, अन्न का तत्भव जो है वह अनाज हो गया, अंधकार का तत्सम शब्द यह है, इसका तत्भव में अंधेरा हो गया। उसी तरह तत्सम शब्द जो है अग्नि, वह हिंदी में आते आते वह क्या हो गया, आग बन गया। तो यह सब जो परिवर्तन आ गया है और यह परिवर्तित शब्द हिंदी में जो प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग तत्भव शब्द कहते हैं। और यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं इसका तत्भव शब्द के, काफ़ी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द किसको कहेंगे हम? तो इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, देशज। देशज शब्द अर्थात जो शब्द लोक भाषाओं या बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं। हमारी जो भारत है उसके जो विभिन्न राज्य है वह विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह तरह के क्या है, बोलियां या उपभाषाएं, लोक भाषाएं बोले जाते हैं। तो वह जो बोलियां हैं या फिर उपभाषाएं हैं या लोक भाषाएं हैं, उससे क्या है, कुछ शब्द जो है हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं। तो वैसे शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। अर्थात यह शब्द जो है यह हमारे देश के, हमारा ही देश के बोलियां या लोक भाषा से हुआ है, तो वैसे शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे शब्द यहाँ है जूता या फिर कलेवा या फिर पगड़ी, गाड़ी, पेट, घोंसला, झोला, ठेठ, रोटी, लोहा, थैला, खटिया, खिचड़ी, झाड़ू या फिर लड़का, लड़की, खिड़की, पराठा, डिबिया, लोटा। यह सब जो शब्द है वह क्या है, लोक भाषाओं और बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। इसका जन्म जो हुआ है हमारा देश का ही बोलियों से हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है, हमारा देश के ही जो बोलियों या फिर लोक भाषाओं से जन्म लिया है उस शब्द को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहेंगे, देशज शब्द कहते हैं। अब है विदेशज शब्द। हमारा जो हिंदी है वह बहुत समृद्ध है, वह अपने अंदर क्या है, अन्य अन्य भाषाओं के शब्दों को भी समाहित किए हुए है। यह हमारे हिंदी की विशेषता है कि वो क्या है, जो भी अन्य भाषा के शब्द है उसको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो वैसे कुछ शब्द हैं जो विदेशी शब्द
किसको विदेशी शब्द किसको कहते हैं? तो हिंदी में अनेक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो क्या है, विदेशी भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं। हिंदी जो है वह विदेशी भाषा के जो शब्द है उसको क्या किए हैं, अपना लिया है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे टेलीफोन, सिनेमा, कोर्ट, स्टेशन, डायरी, टेलीविज़न, मोटर, सर्कस, ट्रेन, पेंसिल, मास्टर, टेबल, स्कूल, डॉक्टर, फिल्म, पेपर, कैमरा, कंपनी, तो यह सब इसी तरह का शब्द है। रेडियो, सिनेमा, गार्ड, आइसक्रीम, यह सब क्या है, हमारे हिंदी के शब्द नहीं है, अपितु यह सब जो है वह विदेशी भाषा के शब्द है जिसे हिंदी ने अपना लिया है। तो वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। तो यह थे यहाँ पे क्या है, लिस्ट जो देखा वह अंग्रेजी से हिंदी में आए हुए शब्द थे। अब हम लोग देखेंगे जो अरबी है, अरबी से भी हमारे हिंदी में कुछ शब्द आए हैं, जैसे इलाज, दुनिया, आदमी, मालिक, मशहूर, अमीर, मदद, गरीब, यह सब जो शब्द है वह अरबी के शब्द है और वह हिंदी ने उसे अपना लिया है। उसी तरह फारसी के भी शब्द हैं, फारसी के भी शब्द हैं। तो इसमें फारसी का शब्द क्या है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे रास्ता, आराम, सिपाही, रुमाल, खरगोश, बीमार, दफ्तर, यह सब क्या है, फारसी के शब्द हैं। तुर्की के भी शब्द है इसमें जो हिंदी में आए हुए हैं, जैसे तोप हो गया, कैंची, बारूद, बीबी, उर्दू, सौगात, बेगम, खाना, मसालची, तो इस तरह का जो शब्द है यह सब क्या है, तुर्की से हिंदी में आए हुए शब्द हैं। कुछ अन्य शब्द जो है, जैसे रिक्शा जो है यह जापान से आए हुए शब्द है, जापानी भाषा से। वहीं चीनी भाषा से आए हुए शब्द है वह है चाय, पटाखा और तूफान, यह सब चीनी भाषा के शब्द हैं। वहीं फ्रांसीसी भाषा का शब्द जो है वह है अंग्रेज, बिंगुल, काजू, पुलिस, कर्फ्यू, इंजन आदि, यह सब क्या है, फारसी के शब्द हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि हिंदी में वैसे शब्द, कुछ वैसे शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से आ गए हैं, उसको हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। थोड़ा सा हम लोग यह भी जान लें, संकर शब्द क्या होता है, यह भी जानना जरूरी है। तो यह जो संकर शब्द है वह क्या होता है, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने नए शब्द को ही संकर शब्द कहते हैं। क्या है, दो अलग अलग भाषा, या अंग्रेजी या हिंदी हो सकता है, संस्कृत या फिर उर्दू हो सकता है, और दोनों भाषा से मिल करके एक नया शब्द बना है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी, हिंदी अरबी, हिंदी फारसी आदि के मेल से शब्द या शब्दांश से मिल करके क्या है, बना हुआ है। जैसे बात करें अगर मांग पत्र, तो यह जो मांग पत्र है उसमें मांग जो है वह हिंदी के शब्द है और इसमें पत्र जो जुड़ गया है वह संस्कृत का शब्द है। उसी तरह अगर बात करें कपड़ा उद्योग, तो यह जो कपड़ा है वह हिंदी का शब्द है, उद्योग जो है वह संस्कृत का शब्द है। अगर बात करें डबल रोटी, डबल जो है वह अंग्रेजी का है लेकिन रोटी वही हिंदी का है। वैसा ही अगर बात करें बेसमझ, तो बे जो है वह अरबी का शब्द है, वहीं समझ जो है वह हिंदी का शब्द है। टिकट घर,
इसमें टिकट जो है वह अंग्रेजी का है, घर जो है हिंदी का शब्द है। वर्षगांठ, वर्ष जो है अंग्रेजी सॉरी संस्कृत का है, गांठ जो है हिंदी का है। सीलबंद, सील जो है अंग्रेजी शब्द है और बंद जो है वह फारसी शब्द है। तो इसमें हम लोगों ने देखा संकर शब्द में कि जो दो भाषाओं से मिल करके एक नया शब्द बना है, दो भाषाओं के शब्द जो है मिल करके एक नया शब्द बना है, उसी को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। तो यह अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वह क्या था, वह उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द को बांटा गया है उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर, रचना के आधार पर जो शब्द को भाग किया गया है उसको हम लोग अब जानेंगे। रचना किसको कहते हैं, बनावट। जो शब्द जो है वह बना है, पहले हम लोग उत्पत्ति उसका जन्म हुआ है उसके आधार पर देखा, अब रचना उसका जो बनावट है शब्द का, उसके आधार पे हम लोग इसको अब देखेंगे। और इसके आधार पे हम लोग इसको क्या है 3 भाग में बांटते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। अब एक एक करके हम लोग इसको क्या करते हैं समझते हैं, क्या है यह रूढ़ या यौगिक शब्द या योगरूढ़ शब्द क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। पहले रूढ़ या फिर मूल शब्द इसको कहते हैं, या तो रूढ़ शब्द या मूल भी कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या होता है, जो शब्द परंपरा से किसी समान अर्थ में हमेशा प्रयुक्त होते आ रहे हैं, जिसकी टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें ही रूढ़ शब्द कहते हैं। प्रत्येक मूल शब्द का अर्थ होता है, जो उसका मूल जो होगा मूल शब्द का उसका अर्थ कुछ न कुछ अर्थ होता है। तो रूढ़ शब्द या मूल शब्द किसको कहते हैं, जो शब्द का हम लोग परंपरा से किसी समान अर्थ के लिए हमेशा उसको क्या है प्रयुक्त करते आ रहे हैं, और उसका हम लोग टुकड़ा अगर करेंगे, अगर उसका हम लोग टुकड़ा करेंगे तो वह, अगर उसको टुकड़े में हम लोग बांटेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसका क्या है अर्थ क्या होगा नहीं निकलेगा। और प्रत्येक मूल शब्द का क्या है और कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जो भी मूल शब्द है उसका अपना कुछ ना कुछ क्या है अर्थ है, कुछ ना कुछ अर्थ उसका होगा। जैसे अगर बात करें यहाँ पे शब्द फूल, फूल, यह फूल को अगर हम लोग अलग करें फू और ला, तो क्या है कोई अर्थ हम लोग को नहीं निकल रहा है। फू को अलग करें, ला को अलग करें तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन वही साथ में मिलाते हैं तो उसका एक सार्थक क्या है अर्थ निकल रहा है। तो मूल शब्द या रूढ़ शब्द क्या होते हैं, मूल शब्द और रूढ़ शब्द जो होते हैं उसका हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, टुकड़ा करने पे उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, और प्रत्येक जो मूल शब्द होता है उसका कुछ ना कुछ अपना अर्थ होता है। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तोता है, समय है, हाथ, कमरा, पैर, रात, दिन, यह सब को अगर टुकड़ा करके देखें तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन एक साथ जब होता है तो यह अर्थ देता है। इस प्रकार अब हम लोग क्या है यौगिक शब्द जो है उसको जानेंगे कि यौगिक शब्द जो है वह क्या है। तो यौगिक शब्द क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांश होते हैं। वर्ण का बात यहाँ नहीं की जा रही, दो या दो से अधिक वर्ण शब्द की बात की जा रही है।
दो या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं या शब्दांश शब्द का अंश हो सकते हैं। शब्दांश क्या, शब्द का अंश जो है उसको हम लोग शब्दांश कहते हैं। और शब्द या फिर शब्दों या फिर शब्दांशों से मिलने पर के बाद जो शब्द बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। और इसको अगर हम लोग खंड करें तो क्या है, इसका अर्थ भी निकलता है। इसका अगर हम लोग खंड करके देखेंगे तो इसका क्या है, अर्थ निकलेगा, कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकलेगा। ये शब्द जो होते हैं वह क्या है, ये शब्द जो होते हैं वह जो है वह उपसर्ग या फिर प्रत्यय, संधि, समास के नियमों से बनते हैं। तो यौगिक शब्द जो होता है वह क्या होता है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास वगैरह का जो नियम है, रूल है, उससे क्या है, बंधे हुए होते हैं। और इसको अगर हम लोग क्या है, खंडों में बांटते हैं, टुकड़ा करते हैं, तो फिर उसका क्या है, अर्थ निकलता है। यह जो होता है वह शब्दों या शब्दांशों से बने होते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ कुछ शब्द क्या है दिए गए हैं, उसको हम लोग क्या है देखेंगे। शब्द है यहाँ पे चारपाई। चारपाई, यह जो चारपाई जो शब्द है वह चार प्लस पाई। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब हम लोग चारपाई को अलग किए चार और पाई में, तो इसका क्या है, अर्थ निकल रहा है दोनों का। चार का भी अपना अर्थ है और पाई का भी अपना अर्थ है, दोनों का अर्थ निकल रहा है। वहीं अगर पाठशाला का बात करें तो पाठ और शाला दोनों का अर्थ है। उसी तरह देशभक्त जो है, देशभक्ति शब्द, उसमें भी अगर देश और भक्ति को अलग करते हैं दोनों का अर्थ निकलता है। तो इससे यही पता चलता है हम लोगों को कि जो यौगिक शब्द होता है उसको अगर हम लोग खंड करें, टुकड़ा करें, तो उसका अर्थ निकलता है। और यह जो होता है यह या तो उपसर्ग या तो प्रत्यय या तो संधि या फिर समास के जो नियम होते हैं उससे क्या है, यह बंधे होते हैं। अब आगे चलते हैं, योगरूढ़ शब्द। यह सब कोई भी परीक्षा एग्जाम के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए यह सब पर विशेष ध्यान सभी को देना चाहिए। अब तीसरा जो है वह क्या है, योगरूढ़ शब्द क्या है, योगरूढ़। तो योगरूढ़ शब्द जो है वह क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे शब्द जिनमें रूढ़ या यौगिक दोनों की विशेषता होती है। अभी हम लोगों ने रूढ़ की विशेषता और यौगिक की विशेषता हम लोगों ने देखा। रूढ़ शब्द जिसका हम लोग खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलता था, यौगिक शब्द उसको खंड करने पर क्या है, अर्थ निकलता है। योगरूढ़ में क्या होता है, यह दोनों की गुण इसमें पाया जाता है, रूढ़ का भी और यौगिक शब्द का भी गुण इसमें पाए जाते हैं। दोनों की विशेषता जो है वह इसमें पाए जाते हैं। ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, परंतु किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं। अब दोनों गुण इसमें कैसे समाहित है हम लोग देखेंगे। यह जो शब्द होता है वह क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बनता है, लेकिन कोई ना कोई अर्थ के लिए वह क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। किसी न किसी अर्थ के लिए वह क्या है, स्पेशल माना जाता है, वह रूढ़ हो जाता है। और यह जो है बहुव्रीहि समास शब्द में आते हैं, और यह सब जो है वह क्या है, बहुव्रीहि समास में आते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पे
लंबोदर का समान अर्थ जो है वह लंबा है उदर जिसका, पर लंबे पेट वाले को भी लंबोदर नहीं कह सकते। तो यहाँ पे देख रहे हैं लंबोदर लंबा है उदर जिसका, लेकिन जिसका लंबा पेट है उसको इसके लिए हम लोग यूज नहीं करते। यह जो है वह लंबा है उदर जिसका, उसी के लिए क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है। और वहीं दूसरे ओर देखते हैं तो लंबा और उदर दोनों को जो अलग किए हैं तो दोनों का अपना अपना क्या है, अर्थ भी है। दोनों का अपना अपना अर्थ भी है। तो इस प्रकार योगरूढ़ में क्या होता है, दोनों का गुण होता है, रूढ़ का भी और यौगिक का भी, इसीलिए इसका नाम तो रखा गया है योगरूढ़। योगरूढ़ जो शब्द है यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे निशाचर। निशाचर जो अर्थ जो दे रहा है, रूढ़ किसके लिए है, तो रात में घूमने वाले के लिए। जो रात में घूमता है, तो रात में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, घूम सकता है, लेकिन यह विशेष रूप से किसके लिए रूढ़ हो गया है, तो राक्षस के लिए रूढ़ हो गया है। यह जो है विशेष रूप से राक्षस के लिए रूढ़ हो गया। इसका अर्थ क्या होता है, रात में घूमने वाला कोई भी हो सकता है वह घूमने के वाला, लेकिन विशेष अर्थात रूढ़ जो हो गया है यह शब्द, अर्थात निशाचर का जो प्रयोग किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है, तो राक्षस के लिए प्रयोग किया जाता है। राक्षस के लिए प्रयोग इसका किया जाता है, राक्षस के लिए रूढ़ हो गया है। और इसको अगर हम लोग अगर अलग करते हैं दोनों को, निशा और चर, तो दोनों का क्या है, अर्थ भी दे रहा है। इस तरह इसमें क्या है, दोनों का रूढ़ और यौगिक का दोनों का गुण होता है इसमें। उसी तरह अन्य भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। हिमालय, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वह क्या है, बर्फ का घर होता है, और यह जो रूढ़ हो गया है वह एक पर्वत के लिए रूढ़ हो गया है, एक पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। उसी तरह दशानन, जिसका भी 10 मुख होगा उसको हम लोग दशानन कह सकते हैं, लेकिन यह जो है रावण के लिए रूढ़ है। पीताम्बर, जो पीला वस्त्र जो भी धारण करेगा उसको हम लोग पीताम्बर कह सकते हैं, लेकिन यह विष्णु के लिए रूढ़ हो गया है। जलज, जल में जन्म लेने वाला, लेकिन यह कमल के लिए रूढ़ है, विशेष अर्थ में आ रहा है। गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाला, उसको यह रूढ़ जो हो गया है शब्द वह कृष्ण के लिए हो गया है। तो यह था योगरूढ़ शब्द। अब देखते हैं हम लोग अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। यह अर्थ के आधार पे अगर देखें तो शब्द जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अब दोनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं कि सार्थक शब्द क्या है और निरर्थक शब्द जो है वह क्या है। तो सार्थक शब्द जो है, जिस शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है, सार्थक अर्थात अर्थ के साथ। वैसे शब्द जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, अर्थात शब्द का नाम लेते ही हमारे दिल में, हमारे मन में क्या है, हमारे मस्तिष्क में पिक्चर बन जाता है उसका, तो उसको हम लोग सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे अगर पेड़ का नाम लें हम लोग, तो वैसे ही हमारे मन में पेड़ का चित्र बन जाता है, तो यह सब क्या हो जाएगा, सार्थक शब्द होगा। और भी एग्जाम्पल है यहाँ पे सार्थक शब्द के, जो भी यहाँ पे कुछ दिए गए हैं।
पेड़, हाथी, माली, अध्यापक, फूल, गुलाब आदि, यह सब क्या है, सार्थक शब्द के अंतर्गत आएंगे। वहीं अगर यह जो सार्थक शब्द है उसके अंतर्गत जो आते हैं वह क्या क्या आ सकते हैं, तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यह सब जो है वह सार्थक शब्द के अंतर्गत आएगा। वहीं अगर निरर्थक का बात करें, निरर्थक शब्द, तो जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। ये शब्द बातचीत करते समय अनायास ही हमारे मुख से निकल जाते हैं। जब हम लोग किसी से बात कर रहे होते हैं तो क्या है, यह जो निरर्थक शब्द है वह क्या है, निकल जाता है। वह क्या होता है, सार्थक शब्द के साथ में जुड़ करके हमारे मुंह से निकल जाता है। जैसे अगर बातचीत कर रहे हैं किसी से, खाने पीने का कुछ पूछ रहे हैं, तो सार्थक शब्द क्या है, रोटी है, लेकिन पूछते हैं उसको रोटी वोटी चाहिए क्या, या रोटी वोटी खाएं क्या, तो यह जो रोटी के साथ वोटी आ गया है, यह जो हो गया निरर्थक हो गया। अर्थात अगर यहाँ यह रोटी के साथ नहीं आएगा वोटी, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। उसी तरह ठंडा के साथ वंडा, ठंडा वंडा लेना है कुछ क्या, तो क्या है, इसमें वंडा जो आ गया है वह निरर्थक हो गया है। उसी तरह चाय वाय, मकान वकान, यह सब क्या है, मकान के साथ जो वकान आ गया है वह निरर्थक है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यह सब जो सार्थक शब्द है उसके साथ जुड़ करके अपना एक ये बना लेते हैं। वह क्या है, बोलते समय क्या है, अनायास यह आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे जो शब्दों के बांटा गया है वह दो भागों में बांटा गया है। इसको प्रयोग के आधार पे इसको क्या है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पे शब्दों को कौन कौन भागों में बांटा गया है, तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द में बांटे गए हैं। पहले देखते हैं यह विकारी शब्द है क्या। तो वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या है, जब हम लोग कोई भी शब्द का जब हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं, सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, तब उस समय शब्द जो है वह क्या है, उसका रूप जो है, शब्द के जो रूप है वह लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाता है। शब्द अगर लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता हो तो उसको हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। और यह जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। अर्थात यह जो बदलता है लिंग वचन कारक के अनुसार, वह क्या क्या बदलता है, तो संज्ञा के जो शब्द हैं वह बदलते हैं। सर्वनाम के भी शब्द इससे इफेक्टिव होते हैं इस लिंग वचन कारक के कारण। और क्या है, विशेषण के भी शब्द होते हैं वह भी बदलते हैं। क्रिया के भी शब्द होते हैं वह भी बदलते हैं। तो वैसे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदले तो उसको हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। और इसके अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के शब्द आते हैं। अब है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द स्पष्ट हो रहा है शब्द से ही कि जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन नहीं हो, ना बदले, उसको हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। और इसमें जो है वह कौन कौन शब्द जो है नहीं बदलते हैं यह लिंग वचन कारक के कारण, तो क्रिया विशेषण के शब्द है, संबोधक शब्द जो है, समुच्चय बोधक शब्द जो है, और
विस्मयादि बोधक जो शब्द है, यह सब जो है लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी इसके दिए गए हैं, देख सकते हैं। तो यह था अविकारी शब्द। अब यह जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा उसमें जो विशेष है, जो क्या क्या सीखा विशेष रूप से, वह देखेंगे। तो पहला जो हम लोगों ने इसमें सीखा वह है कि वर्णों के मेल से सार्थक शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल करते हैं तो उससे क्या है, हमें सार्थक शब्द मिलता है। दूसरी बड़ी बात सीखें इसमें कि शब्दों के प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है, शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तो उसको हम लोग पद कहते हैं। फिर जब शब्द व्याकरण के नियम में बंधकर वाक्य में प्रयोग होते हैं तब वह पद कहलाते हैं। या फिर यह भी हम लोगों ने सीखा कि उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का क्या है, 5 भेद है। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का क्या है, 5 भेद है। कौन कौन है, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। वहीं अगर रचना के आधार पे बात करें हम लोग, बात करें तो रचना के आधार पर इसका क्या है, 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। वहीं अगर हम लोग अर्थ के आधार पे बात करें तो अर्थ के आधार पे हम लोगों ने शब्द को क्या है, 2 भाग में बांटा है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और प्रयोग के आधार पे हम लोग देखें तो प्रयोग के आधार पे भी 2 भाग में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो इस तरह आज हम लोग यह जो चैप्टर है उसको क्या है, हम लोग कंप्लीट किए। कौन सा चैप्टर, तो शब्द विचार।